किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में पीला रतुआ का नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए। आज हम इस संबंध में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि अगर आपकी फसल में पीला रतुआ का प्रकोप हो गया है तो आपको कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं, कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो संपूर्ण ए टू जेड जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी एसआरजे खेती चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीला रतुआ या फिर धारीदार रतुआ के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो पीला रतुआ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का एक प्रमुख रोग है। बारिश, ओस हो गया, कोहरा हो गया, इसके साथ जब ठंड बढ़ने लगती है तब इसका विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम जानें रोग के लक्षण के बारे में तो किसान भाइयों, इसका जो प्रकोप है सबसे पहले जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-3 महीने में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आरंभिक लक्षण में पत्तियों में पीले रंग की धारियाँ बन जाती हैं और धारीदार जो होता है रतुआ, उसके लक्षण पौध अवस्था से फसल के पकने तक की अवस्था में होता है। यानी शुरुआती अवस्था से लेके, यानी पौधा अगर आपका छोटा है तब भी इसमें हो सकता है, बड़ा हो गया है उसमें बालियाँ आ गई तब भी इस रोग का प्रकोप हो सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा गया है। इसका फैलाव 14 डिग्री से लेकर 16 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है। यानी अगर टेम्परेचर आपका 14-15 डिग्री तक है तो इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा उस तापमान में हो जाता है। अगर हम जानें इससे पौधे में कितना क्या नुकसान होता है, तो इससे पौधे में जो उचित प्रकाश संश्लेषण है वो बाधित हो जाता है। पौधे अपना भोजन जो है वो सामान्य रूप से नहीं बना पाते हैं। अब जब पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे तो एक तो फसल आपकी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब अगर बालियों वाली अवस्था में ये रोग रह जाता है तो बालियों में दाने का भराव नहीं हो पाता है। दाने आपके पिचके हुए एकदम हल्के रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं, जिससे आपकी उपज में सीधा असर देखने को मिल जाता है। कई बार हम किसी दूसरी वजह से भी समझ लेते हैं कि हमारे फसल में जो पीला रतुआ है वो आ गया है। किसी दूसरे रोग के लक्षण भी ये हो सकते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं, कई बार जब खेत में पानी खड़ा हो जाता है, अधिक समय तक अगर पानी भरा रहता है तो भी आप देखते होंगे पत्तियों में पीलापन आ जाता है, तथा नाइट्रोजन की अगर कमी है या फिर कोई कीट बीमारी लग गई है तो भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो अगर हम जानें कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसको पहचानने का, तो सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों होता है, आप अपने खेत में जाइए और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को ऐसे ही जब दोनों आप उंगलियों से खींचेंगे तो उसमें आपके हाथ में पीला पीला एक पदार्थ लग जाएगा, या फिर कोई पाउडर नुमा पदार्थ अगर लग जाता है तो समझ लीजिए कि हाँ, ये पीला रतुआ का प्रकोप हो गया है। और अगर नहीं लगता है, पत्ती आप खींचते हैं, पीलापन पत्तियों में है, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, हाथ या फिर किसी कपड़े में भी आप ट्राई कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा या फिर पेपर ले लीजिए, तो उसमें अगर आप खींचते हैं कुछ भी नहीं, उसमें लगता है कोई भी पदार्थ, तो समझ लीजिए पीला रतुआ नहीं है। ये किसी अन्य प्रकार की किसी खाद्य पदार्थ की कमी भी हो सकती है, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, या फिर ज़्यादा समय तक पानी भरने की वजह से भी ऐसी समस्या देखी जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका तो हमने बता दिया, जब आप हाथ से पत्तियों को छुएंगे तो पीला पदार्थ आपके हाथ में लग जाता है। यहाँ तक कि जब आप उस खेत में जाते हैं तो आपके पूरे कपड़े में भी या फिर जूते में भी ये जो पीला पदार्थ है वो लगा रहता है। अब हम जान लेते हैं किसान भाइयों, इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। इसका नियंत्रण करना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये समय समय पर नए प्रभेद पैदा कर देता है, नए नए तरीके से आपको बढ़ाता रहता है। इसके जो बीजाणु होते हैं हवा के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर दूर से फैल जाते हैं, जिससे ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बहुत पुरानी किस्में आपको नहीं लगानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं उन्हीं का चयन आपको करना चाहिए। किस्में बदल बदल के आपको बोनी चाहिए, और 4 से 5 वर्ष या 6 वर्ष पुरानी किस्में जब हो जाती हैं तो उनमें ये बीमारी फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बहुत पुरानी वाली किस्मों को आपको चयन नहीं करना है। जो नई किस्में, अच्छी किस्में विकसित होती हैं उन्हीं का चयन आपको करना चाहिए। अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं, अगर हमारे खेत में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला ना बता के सीधा दवा का नाम ही आपको बता दे रहे हैं। इन दवाओं में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना होता है। किसान भाइयों, जो पहली दवा आती है वो आती है अडामा की कस्टोडिया। इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। और जो दूसरी दवा हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं वो है नटीबो का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। और जो तीसरी दवा आती है ओपेरा आती है। ये तीनों काफ़ी कारगर दवाएं हैं, इनका इस्तेमाल किसान भाइयों को करना चाहिए, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आपको करना है। किसान भाइयों, पहले जब आप देखें कि हाँ इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पहली बार आप इस्तेमाल कर दीजिए। उसके बाद में अगर दोबारा से फिर से लक्षण नहीं जाते हैं, फिर से आपको लग रहा है कि हाँ दोबारा छिड़काव करना पड़ेगा,
तो आप लगभग 15 दिन के बाद दोबारा से भी इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दवा आपको तब बदल लेनी चाहिए। मान लीजिए आज आपने ओपेरा का इस्तेमाल किया है, तो आज के 15 दिन के बाद आप नटीबो डाल सकते हैं या फिर आप कस्टोडिया डाल सकते हैं। तो दवाएं बदल के आपको यूज़ करना है। और किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा, शुरुआती अवस्था में अगर आप अच्छे से इनका नियंत्रण कर लेते हैं तो बाद में हो सकता है आपको दोबारा डालने की आवश्यकता भी ना पड़े। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। कोई भी सवाल हो आप नीचे ज़रूर पूछें।